भारत की हजारों यूनिवर्सिटीज और कॉलेजों की दुनिया में एक बहुत बड़ी उथल-पुथल होने वाली है। सोचिए एक ऐसी व्यवस्था जो 70 सालों से चली आ रही है, उसे पूरी तरह से बदलने के लिए एक बिल लाया गया है। 15 दिसंबर 2025 को लोकसभा में विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक 2025 पेश किया गया और इसे कहा जा रहा है कि ये आज़ादी के बाद का सबसे बड़ा एजुकेशन रिफॉर्म है। आज हम इसी बिल की गहराइयों में उतरेंगे। हमारे पास इससे जुड़े कुछ लेख, सरकारी दस्तावेज और कुछ एक्सपर्ट विश्लेषण भी हैं। और हमारा मकसद है ये समझना कि ये बदलाव क्यों जरूरी था, ये नया सिस्टम कैसा दिखेगा और सबसे जरूरी बात, इसका असर देश के करोड़ों स्टूडेंट्स और हजारों इंस्टीट्यूट्स पर क्या पड़ेगा। बिल्कुल। इसे आप ऐसे समझिए कि भारतीय उच्च शिक्षा की जो वायरिंग है ना, वो बहुत पुरानी और उलझी हुई हो चुकी है। कई अलग अलग स्विच हैं, तारें एक दूसरे से उलझी हुई हैं और किसी को ठीक से पता नहीं कि कौन सा स्विच किस बल्ब के लिए है। ये बिल उस पूरी पुरानी वायरिंग को उखाड़कर एक नया सेंट्रलाइज्ड सर्किट बोर्ड लगाने की कोशिश है। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यानी NEP 2020 के विजन को जमीन पर उतारने का एक बहुत बड़ा कदम है। उलझी हुई वायरिंग, ये सुनने में काफी कॉम्प्लिकेटेड लगता है। चलिए यहीं से शुरू करते हैं। आज की तारीख में ये उलझन असल में दिखती कैसी है? एक कॉलेज या यूनिवर्सिटी को किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है जिसके लिए इतने बड़े बदलाव की जरूरत पड़ गई? आज की हकीकत काफी पेचीदा है। मान लीजिए आप एक नया भविष्य का कोर्स शुरू करना चाहते हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एथिकल डिजाइन। अब ये कोर्स टेक्नोलॉजी से भी जुड़ा है और आर्ट्स डिजाइन से भी। तो आपको तकनीकी शिक्षा के लिए AICTE के पास जाना पड़ेगा और सामान्य शिक्षा के लिए UGC के पास। दोनों के नियम अलग, मानक अलग। अच्छा, दो अलग अलग दरवाजे खटखटाने पड़ेंगे। बिल्कुल। हो सकता है AICTE कहे कि आपके पास इतने कंप्यूटर लैब होने चाहिए और UGC कहे कि फैकल्टी की ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अब इन दोनों के बीच तालमेल बिठाने में ही महीनों, कभी-कभी साल लग जाते हैं और जब तक आपको मंजूरी मिलती है तब तक दुनिया उस टेक्नोलॉजी से आगे निकल चुकी होती है। नतीजा, हमारा सिस्टम इनोवेशन को बढ़ावा देने की बजाय उसमें रोड़े अटकाता है। और ये तो बस एक उदाहरण है। असली समस्या है रेड टेपिज्म की। पूरा ध्यान इस बात पर है कि सारे कागज और नियम पूरे हुए या नहीं। इस पर नहीं कि शिक्षा की क्वालिटी में कोई सुधार हो रहा है या नहीं। बिल्कुल। समझ गया। असल पढ़ाई लिखाई से ज्यादा फोकस फाइलों को एक टेबल से दूसरे टेबल पर पहुंचाने में है और इसी चक्कर में जो असली काम है, स्टूडेंट्स को बेहतर शिक्षा देना, वो पीछे छूट जाता है। तो इन सब समस्याओं को सुलझाने के लिए ये नया बिल क्या कोई जादू की छड़ी लेकर आया है? जादू की छड़ी तो नहीं, लेकिन एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल बदलाव जरूर है। बिल साफ कहता है कि UGC, AICTE और शिक्षकों के ट्रेनिंग देखने वाली NCTE, इन तीनों बड़ी संस्थाओं को पूरी तरह से भंग कर दिया जाएगा। पूरी तरह से? हाँ, पूरी तरह से। इनके कानून निरस्त हो जाएंगे। इनकी जगह एक ही बहुत बड़ी ताकवर संस्था बनाई जाएगी जिसका नाम होगा विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान यानी VBSA। ये एक अकेली अम्ब्रेला बॉडी होगी जो लगभग पूरी उच्च शिक्षा को देखेगी। एक मिनट, यहीं पे मुझे थोड़ा रोकना है। UGC, AICTE, NCTE, इन सबको हटाकर एक ही सुपर बॉडी बना देना, ये तो सत्ता के बहुत ज्यादा केंद्रीकरण जैसा नहीं लगता? सारी ताकत एक ही जगह पर। ये तो उस उलझी हुई वायरिंग को सुलझाने की जगह सारे तार एक ही सॉकेट में लगाने जैसा हो गया। ये एक बहुत वाजिब सवाल है और इसी पर सबसे ज्यादा बहस भी हो रही है। लेकिन बिल के डिजाइन में इस चिंता का ध्यान रखने की कोशिश की गई है। VBS से भले ही एक अम्ब्रेला बॉडी है, लेकिन इसके नीचे 3 अलग-अलग फंक्शनली इंडिपेंडेंट कामकाज के स्तर पर आजाद परिषदें होंगी। ये NEP 2020 की सिफारिश भी थी कि 3 काम नियम बनाना यानी रेगुलेशन, क्वालिटी के मानक तय करना स्टैंडर्ड सेटिंग, और इंस्टीट्यूट्स को रेटिंग देना यानी एक्रेडिटेशन। ये तीनों अलग अलग बॉडीज को करने चाहिए ताकि शक्तियों का टकराव ना हो। अच्छा, तो ये एक ही छाते के नीचे 3 अलग अलग खंबे हैं। ये कौन सी 3 परिषदें हैं और इनका काम क्या होगा? जरा आसान भाषा में समझाइए। जरूर। इसे एक कंपनी की तरह समझिए। VBSA उसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है और इसके नीचे 3 वाइस प्रेसिडेंट है, सबका काम अलग। पहला है विनियामक परिषद, रेगुलेटरी काउंसिल। इसे आप कंपनी का लीगल और कंप्लायंस डिपार्टमेंट मान सकते हैं। इसका काम है ये देखना कि सब नियम कानून से चल रहा है या नहीं। ठीक है।
कौन सा कॉलेज खुलेगा, कौन सा बंद होगा, उनके पास बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है या नहीं, और वो फीस के नाम पर धांधली तो नहीं कर रहे, ये सब यही देखेगा। ठीक है, एक हो गया नियम कानून वाला, दूसरा कौन है? दूसरा है मानक परिषद। हाँ। ये कंपनी का R&D और क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट है। इसका काम पैसे या नियमों से नहीं बल्कि एकेडमिक क्वालिटी से है। जैसे BA हिस्ट्री के छात्र को ग्रेजुएशन के बाद क्या क्या आना चाहिए, लर्निंग आउटकम्स। हाँ, लर्निंग आउटकम्स। एक इंजीनियरिंग के प्रोफेसर की न्यूनतम योग्यता क्या होनी चाहिए, एक यूनिवर्सिटी से दूसरी में जाने पर क्रेडिट कैसे ट्रांसफर होंगे, ये सारे एकेडमिक बेंचमार्क यही परिषद तय करेगी। इसका लक्ष्य है कि देश की किसी भी कॉलेज से निकली डिग्री का एक न्यूनतम स्तर हो। और तीसरा वाला, वो शायद रेटिंग का काम करेगा। बिल्कुल। तीसरी है प्रत्यायन परिषद, एक्रीडिटेशन काउंसिल। ये एक तरह से कस्टमर रेटिंग एजेंसी है, जैसे आजकल NAAC करती है। इसका काम है यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में जाकर उनकी क्वालिटी को जांच परख कर उन्हें ग्रेड देना, A++, A, B जो भी हो। और ये पूरी प्रक्रिया टेक्नोलॉजी पर आधारित और पारदर्शी होगी, ताकि इंस्टीट्यूट्स को उनकी असल परफॉर्मेंस के आधार पर आंका जाए, ना कि सिर्फ कागजों पर। अच्छा। तो नियम बनाने वाला अलग, मानक तय करने वाला अलग और रेटिंग देने वाला अलग। ये स्ट्रक्चर सुनने में तो काफी साफ सुथरा और तार्किक लग रहा है, शक्तियों का बंटवारा भी है। लेकिन मैंने जो सोर्स पढ़े हैं उसमें एक बहुत ही चौंकाने वाली बात थी। क्या ये सच है कि इस नई सुपर बॉडी VBSA के पास पैसा देने का अधिकार नहीं होगा? मतलब यूनिवर्सिटीज को मिलने वाली ग्रांट्स या फंडिंग ये कंट्रोल नहीं करेगी? ये तो बहुत बड़ा बदलाव है। ये इस बिल का शायद सबसे कह सकते हैं कि क्रांतिकारी पहलू है। अभी तक UGC सिर्फ नियम ही नहीं बनाता था, बल्कि यूनिवर्सिटीज को करोड़ों रुपए की ग्रांट भी देता था। हाँ, वो तो बहुत बड़ी ताकत थी। बहुत बड़ी ताकत थी। लेकिन नए बिल में फंडिंग और रेगुलेशन को पूरी तरह से अलग कर दिया गया है। VBSA या उसकी परिषदें किसी भी शिक्षण संस्थान को एक भी रुपया नहीं देंगी। ग्रांट्स देने का काम सीधे शिक्षा मंत्रालय के जरिए होगा, जो अपने प्रक्रियाओं के तहत ये तय करेगा। लेकिन ऐसा क्यों किया गया? जो संस्था नियम बना रही है, अगर उसके पास पैसे का कंट्रोल नहीं होगा तो उसकी ताकत तो कम हो जाएगी। इसके पीछे एक बहुत बड़ी सोच है, हितों के टकराव को खत्म करना। दुनिया भर में ये एक बेस्ट प्रैक्टिस मानी जाती है। सोचिए, अगर क्रिकेट मैच का अंपायर ही ये तय करने लगे कि किस टीम को कितना बड़ा स्पॉन्सरशिप कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, तो वो निष्पक्ष कैसे रहेगा? हाँ, तो क्या वो निष्पक्ष अंपायरिंग कर पाएगा? शायद नहीं। यही हाल UGC का था। जो संस्थान नियमों को लेकर सवाल उठाते थे या कुछ नया करना चाहते थे, उन्हें हमेशा डर रहता था कि कहीं उनकी फंडिंग न रोक दी जाए। इस बदलाव से रेगुलेटर सिर्फ क्वालिटी और नियमों पर ध्यान देगा, पैसे पर नहीं। ये तो वाकई एक बड़ा और दिलचस्प पॉइंट है। मतलब रेगुलेटर अब सिर्फ रेफरी का काम करेगा, मैनेजर का नहीं। अच्छा, जब नियमों की बात हो ही रही है तो मैंने सुना है कि बिल में नियम ना मानने वालों के लिए सजा भी काफी सख्त रखी गई है। हाँ, इस बार नरमी बरतने का कोई इरादा नहीं दिखता। विधेयक में बहुत कड़े दंड के प्रावधान हैं। अगर कोई संस्थान नियमों का उल्लंघन करता है तो उस पर 10 लाख से लेकर 75 लाख रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। और अगर कोई बिना मंजूरी के फर्जी यूनिवर्सिटी चलाता पाया गया तो कम से कम 2 करोड़ का जुर्माना और उसे तुरंत बंद करने का आदेश है। और अगर कोई बड़ा उल्लंघन हो तो गंभीर मामलों में उस संस्थान की डिग्री देने की शक्ति को सस्पेंड किया जा सकता है, उसकी मान्यता रद्द की जा सकती है और यहाँ तक कि उसे पूरी तरह बंद करने की सिफारिश भी की जा सकती है। बाप रे, तो संदेश साफ है, अब नियमों को हल्के में नहीं लिया जा सकता। बिल्कुल। तो अब ये नया कानून किस किस पर लागू होगा? क्या इसमें IITs और IIMs जैसे बड़े संस्थान भी आएंगे या सिर्फ पारंपरिक यूनिवर्सिटीज? ये लगभग सब पर लागू होगा। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, स्टेट यूनिवर्सिटीज, डीम्ड यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज और उनसे जुड़े हजारों कॉलेज। राष्ट्रीय महत्व के संस्थान जैसे IITs और NITs भी इसके दायरे में होंगे। अच्छा। ऑनलाइन और डिस्टेंस लर्निंग देने वाले संस्थान भी इसी के तहत आएंगे। बस कुछ पेशेवर क्षेत्रों को बाहर रखा गया है। कौन से क्षेत्र? मेडिकल, लॉ, डेंटल, नर्सिंग, फार्मेसी और पशु चिकित्सा। इन क्षेत्रों के लिए पहले से ही बहुत मजबूत और विशेष प्रोफेशनल काउंसिल हैं, जैसे बार काउंसिल ऑफ इंडिया या नेशनल मेडिकल कमीशन। तो सरकार ने उनकी स्वायत्तता को बनाए रखा है, उन्हें VBSA के तहत नहीं लाया गया है। ठीक है, तो तस्वीर अब काफी साफ हो रही है। एक तरफ सिस्टम को सरल, पारदर्शी और सख्त बनाने की कोशिश है, लेकिन जैसा कि आपने शुरू में कहा था, इस पर बहस भी छिड़ी हुई है।
तो जो लोग इसकी आलोचना कर रहे हैं उनकी सबसे बड़ी चिंताएं क्या हैं? आलोचना के केंद्र में दो मुख्य शब्द हैं, केंद्रीकरण और स्वायत्तता। सरकार का तर्क है कि एक बॉडी होने से रेड टेपिज्म खत्म होगा, फैसले तेजी से होंगे और अच्छी यूनिवर्सिटीज को ज्यादा आजादी मिलेगी। मतलब इफेक्टिवनेस बढ़ेगी। हाँ, और इससे भारत की यूनिवर्सिटीज की ग्लोबल रैंकिंग सुधरेगी और हम एक ग्लोबल एजुकेशन हब बन पाएंगे। वहीं दूसरी तरफ आलोचकों और कई शिक्षाविदों का कहना है कि ये केंद्रीकरण की एक खतरनाक कोशिश है। उनकी चिंता है कि वीबीएसए और उसकी तीनों परिषदों के सभी बड़े पदों पर नियुक्ति वो केंद्र सरकार के द्वारा की जाएगी। फंडिंग का कंट्रोल भी सीधे मंत्रालय के पास है। ऐसे में डर ये है कि राज्य सरकारों का अपनी स्टेट यूनिवर्सिटीज पर से नियंत्रण कम हो जाएगा। ये भारत के संघीय ढांचे यानी फेडरल स्ट्रक्चर के खिलाफ जा सकता है। ये एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है। मतलब डर ये है कि शिक्षा, जो कि केंद्र और राज्य दोनों का विषय है, वो कहीं पूरी तरह से केंद्र के नियंत्रण में न चली जाए। और फंडिंग का सीधा कंट्रोल मंत्रालय के पास होने से अकादमिक स्वतंत्रता पर भी तो असर पड़ सकता है। मतलब सरकार ये तय करने लगे कि किस तरह की रिसर्च को पैसा मिलेगा और किसे नहीं। बिल्कुल, ये अकादमिक स्वतंत्रता वाली चिंता भी बहुत जोर शोर से उठाई जा रही है। आलोचकों का ये भी कहना है कि इतने बड़े बिल पर सांसदों को बहस करने और इसे समझने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया गया है। इन्हीं सब चिंताओं को देखते हुए फिलहाल इस बिल को संसद की एक संयुक्त समिति यानी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेज दिया गया है। अच्छा, तो ये अभी फाइनल नहीं है? नहीं, अभी फाइनल नहीं है। अब ये कमेटी सभी पक्षों से बात करेगी और अपनी रिपोर्ट देगी, जिसके बाद ही ये तय होगा कि बिल अपने मौजूदा रूप में पास होता है या कुछ बदलावों के साथ। तो कुल मिलाकर हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां भारत की उच्च शिक्षा एक बहुत बड़ा दांव खेल रही है। अगर ये बिल अपने मकसद में कामयाब रहा तो ये सिस्टम को कई दशकों आगे ले जा सकता है। हाँ, और अगर इसमें मौजूद केंद्रीकरण की चिंताओं को ठीक से हल नहीं किया गया तो ये कई नई समस्याएं भी पैदा कर सकता है। इसका सबसे बड़ा योगदान ये है कि इसने नियमन, मानक निर्धारण और रेटिंग को अलग अलग करके एक साफ सुथरी व्यवस्था की नींव रखी है। अगर इसे सही भावना के साथ लागू किया गया तो इसका फायदा करोड़ों छात्रों को मिलेगा, जिनकी डिग्रियों की क्वालिटी और वैल्यू दोनों बढ़ेगी। ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट के बाद इस बिल का अंतिम स्वरूप क्या होता है और जमीन पर इसका असर कैसा दिखता है। आज की इस पूरी चर्चा से एक बात तो साफ है कि विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज नहीं है। ये भारत के ज्ञान समाज की भविष्य की दिशा तय करने वाला एक रोड मैप है। आना चाहते हैं या फिर ज्ञान और इनोवेशन के स्वतंत्र केंद्रों के रूप में। यही वो संतुलन है जिसे साधना सबसे बड़ी चुनौती है। और यहीं पर यह चर्चा हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में एक हल्की लेकिन सख्त यानी लाइट बट टाइट रेगुलेटरी सिस्टम की कल्पना की गई थी। एक ऐसी व्यवस्था जो दखलंदाजी कम करे लेकिन क्वालिटी पर पकड़ मजबूत रखे। सवाल यह है कि क्या यह नया बिल उस कल्पना को साकार करेगा और संस्थानों को ज्यादा आजादी देगा, या अनजाने में ये सारा कंट्रोल दिल्ली में एक दफ्तर के हाथों में सौंप देगा। इस एक सवाल का जवाब ही भारतीय उच्च शिक्षा का भविष्य तय करेगा।